A grain of sand quickly reaches the terminal velocity when it falls into water. टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हर जगह पर आएगा फ्लूइड के अंदर, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो। स्टेट व्हाई द ग्रेन ऑफ सैंड रीचेज टर्मिनल वेलोसिटी। तो भाई क्यों टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करेगा, क्या रीजन होगा? आप कह रहे हैं अच्छा, अब अगर आप हाँ पानी के अंदर, वाटर के अंदर जा रहे हैं तो फिर सारे दोनों फोर्सेस लगेगी, आप थ्रस्ट भी लगेगी और उसमें क्या लगेगा, उसमें अपथ्रस्ट के साथ-साथ एक और अपवर्ड फोर्स लगेगी जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ ड्रैग, विस्कस ड्रैग कह लीजिए, ठीक है? तो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ सम ऑफ ऑल द अपवर्ड फोर्सेस ब्रैकेट में लिखिए अपथ्रस्ट, ठीक है? और क्या है? विस्कस ड्रैग, ठीक है? एंड द डाउनवर्ड वेट, ठीक है? सम ऑफ ऑल द अपवर्ड फोर्सेस एंड द डाउनवर्ड वेट, ठीक है? इज़ इक्वल, ठीक है? इक्वल, दैट्स व्हाई resultant force is zero. Yeah, that's why it achieves a terminal velocity. Resultant force zero, तो resultant acceleration basically zero. Net acceleration zero means terminal velocity achieve कर रहा है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अच्छा, अगला क्वेश्चन ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि सम ऑफ ऑल द अपवर्ड फोर्सेज एंड डाउनवर्ड फोर्सेज जो है वो बैलेंस है, इक्वल है। तो ये अब लिंक करेगा दूसरे पार्ट को पहले पार्ट से। ठीक है, सुनिएगा। अच्छा, a spherical grain of sand has a weight of this, वेट कितना है ये गिवन है 4.3 into 10⁻⁻5 न्यूटन। द ग्रेन ऑफ अ सैंड डिस्प्लेसेस वाटर विद अ वेट ऑफ 1.5। ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट का क्या मतलब है सर? जी जी, ये अपथ्रस्ट है, ये अपथ्रस्ट। बिल्कुल सही फरमाया आपने, अपथ्रस्ट है। बहुत अच्छा पकड़ा। तो इस दफा डिस्टिंक्शन आ रही है फिर इंशाल्लाह। सलमान सर, तो ये एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर को फिल किया हुआ यहाँ तक, ठीक है? अच्छा, मैं एक तरफ से वही वही सिचुएशन आपको समझा रहा हूँ, एक तरफ से इसकी एक आउटलेट इसका छोड़ रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर इसका एंगल ज़्यादा रख रहे हैं ताकि पानी ऊपर से नीचे गिरे, क्लियर है? सो जैसे ही वैसे मैंने इसके अंदर, ठीक है, कोई भी ग्रेन ऑफ सैंड डाला, ठीक है? जैसे ही ग्रेन ऑफ सैंड को डाला, तो डालने की वजह से क्या होगा, ये नीचे जाएगा और ज़ाहिर-सी बात है वाटर जो है वो ड्रॉप की सूरत में बाहर की तरफ आएगा। और एक और कंटेनर ले लीजिए, उस कंटेनर के अंदर ये मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए, तो एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर सेव हो जाएगा, क्लियर है? ये पानी उसके अंदर गिरेगा। अब जो पानी गिरेगा, इसकी जगह पे जो पानी पानी यानी इसने पानी को डिस्प्लेस किया है, तो ये जितना भी पानी यहाँ पर आ रहा है, जितना भी वाटर आ रहा है, इसका वॉल्यूम यानी इस वॉल्यूम का जो भी वेट बनेगा, ठीक है? इसको कहेंगे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। इस डिस्प्लेस्ड इस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के इक्वल होगी कौन सी फोर्स? अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, निकाले हुए वॉल्यूम का वेट, वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। इस निकाले हुए वॉल्यूम का, निकाले हुए पानी के वॉल्यूम का जो वेट है, इसके इक्वल अपथ्रस्ट होगा, ठीक है? जब वो शुरू में फ्लोट कर रही होगी, तो वहां से आप अपथ्रस्ट निकाल सकती हो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो ये इसने यहाँ पर ये दे दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने बताया कि अपथ्रस्ट इक्वल्स टू डब्ल्यू यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। सो वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू ये अपथ्रस्ट के इक्वल है। ये मैंने बताया और यही अपथ्रस्ट फोर्स है। और अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, रो, जी और वी। यानी ये कौन सी डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। मैं एल लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिक्विड, ये लिक्विड जिसमें रखा गया है ऑब्जेक्ट को। ये पानी की ज़रूरी नहीं, पानी है वो ग्लिसरीन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, पैराफिन ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये वॉल्यूम किसका है? ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है,
जो इसमें इमर्ज है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसकी बात हो रही है, इसका वॉल्यूम है ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, रो जी, और इसकी जगह एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट के और डेंसिटी लिक्विड की, ये अपसरस का फॉर्मूला था, मैंने पिछली क्लास में इसको ड्राइव किया नहीं किया बेटा? Yes, sir. ठीक है, ये पिछली क्लास में ड्राइव किया। अच्छा, अब आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन पे क्यों टाइम लगा रहा हूँ, एक क्वेश्चन तमीज से कराऊंगा, सारे क्वेश्चन आप लोग करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तमीज से कर रहे हैं। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ग्रेन ऑफ द सैंड एज इट फॉल्स थ्रू द वाटर इज अबाउट 0.05, 0. ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है। डिड्यूस whether Stokes law applies to the grain of sand at as it falls at terminal velocity। ये अखज़ करो, ये कंक्लूड करो, ये बताओ कि क्या स्टोक्स लॉ अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करे, ये नीचे की तरफ जाए टर्मिनल वेलोसिटी से। अच्छा, तो टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है? जब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो? जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, टर्मिनल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है। इस दौरान क्या होगा? अभी मैं बताया कि डाउनवर्ड जो वेट है, इसका जो डाउनवर्ड वेट है, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस ड्रैग फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, मैंने बताया था चूंकि ये नीचे आ रहा है, क्योंकि ये बॉल जो है नीचे की तरफ आ रही है, तो जाहिर है इसकी जो डाउनवर्ड वेट है और अपवर्ड जो फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है स्पिन, ठीक है, तो अपवर्ड इस पे दो फोर्सेज लगेगी, एक तो इसकी अपथ्रस्ट हो जाएगी, ठीक है, एक तो इसकी अपथ्रस्ट हो जाएगी, मैं यहाँ से ही बता देता हूँ, और एक इस पे कौन सी फोर्स लग रही है भाई, बताइए, यहाँ से लग रही होगी, ये कौन सी फोर्स है भाई, बोलिए, विस्कस ड्रैग फोर्स। अच्छा, लेकिन वाटर है तो हम यहाँ पे ड्रैग फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम विस्कस फोर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टोक्स लॉ की उसने बात की है, स्टोक्स लॉ चेक करना है। ठीक है, तो विस्कस ड्रैग का मतलब यहाँ पर जाहिर है डेंस लिक्विड है, तो हम कोशिश करेंगे कि स्टोक्स लॉ पे ही बात करें, स्टोक्स लॉ की तरफ जाए, विस्कस ड्रैग से मुतालिक, विस्कस ड्रैग से मतलब अपना जो निकालेंगे वो स्टोक्स लॉ वाली फोर्स निकालेंगे, यानी विस्कस फोर्स निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले, अब सवाल है क्या, सवाल में कह रहा है चेक करो स्टोक्स लॉ अप्लाई हो रहा है नहीं। अच्छा, कैसे चेक करें? हम ये करेंगे कि हम ये करेंगे कि एक फोर्स कैलकुलेट करेंगे स्टोक्स लॉ से। स्टोक्स लॉ से जो फोर्स कैलकुलेट होती है, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग कर लीजिए, वो क्या है? 6 पाई ईटा आर बी। एक फोर्स यहां से कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, स्टोक्स लॉ से। एक फोर्स कैलकुलेट करेंगे कहां से? इस फॉर्मूले से। ठीक है, एक फोर्स कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, यहां से भी विस्कस ड्रैग कैलकुलेट करें, और दोनों फोर्सेस का सेम आना या करीब करीब आना जरूरी है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं है। अच्छा अच्छा, अगर आप मार्किंग स्कीम के पीछे भागेंगे तो फिर कह दूं, पहले ही बता दूं कि मार्किंग स्कीम के अंदर उसने टर्मिनल वेलोसिटी से कंपेयर किया, वो भी ठीक है, हम फोर्सेस से कंपेयर कर रहे हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, बात समझ आ रही है? आप फोर्सेस से कंपेयर कर सकते हैं। अब आप बताइए, तो वेट कितना है? वेट कितना दिया हुआ है? 4.3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। और रेट ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना गिवन है? 1.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। सो ये कितना बचेगा तकरीबन? वो 4.3 से 1.8 निकाली, कितना बचेगा? 2.8 आई गेस, इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज। जी, समझ आया सबके? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, अब आओ विस्कस ड्रैग के ऊपर, अब आओ विस्कस ड्रैग के ऊपर। अब वो कह रहा है विस्कस ड्रैग, ये एफ इज इक्वल टू विस्कस ड्रैग, तो ये चीज है ना, चलो भाई अप्लाई कर दो, ये तो साइड कर लो, और ये अप्लाई कर दो, 6 है, पाई की वैल्यू रख लो 3.142। ठीक है, ईटा क्या है? ये है, ये ईटा है जो कि बेसिकली विस्कोसिटी ऑफ द वाटर है, जो 1.2 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकेंड्स मल्टीप्लाई विद वो रेडियस कितना है? ये ग्रेन डायमीटर ऑफ द ग्रेन ऑफ सैंड है 1.5 है, तो इसका आधा 0.75 होगा, सो 0.75 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई विद टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों?
0.05 0.05 ठीक है 0। बताओ कितना आएगा आपका विस्कस ड्रैग फोर्स? Sir, 8.5 times 10 raised to the power minus 7. 8.5 टाइम्स 10⁻⁻7 मीटर। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? प्लीज बताइए। नहीं है, नहीं है ना, बोल दीजिए नहीं है, No, sir. नहीं है ना। अच्छी नहीं है। समझ आ गई आपको बात? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब है कि स्टोक्स लॉ, बिकॉज अब आप लिख लीजिए एस 2.8 नोट कर लिया? Yes, sir. Explain how the temperature of the water affects the terminal velocity of a grain of sand if its Stokes law does apply. So भाई इधर देखो, अगर if you increase the temperature, समझ ना, if you increase the temperature, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल दूर दूर होंगे, तो जाहिर है उसका जो गाढ़ापन है, विस्कोसिटी है, दैट वुड बी डिक्रीज। सो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आ रही बात समझ? जी बच्चों। Yes, sir. अच्छा, अब विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, एक सेकेंड, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? अब विस्कोसिटी डिक्रीज होने का क्या मतलब? अब देखो तुम्हारे फॉर्मूले में ये वेट है इज इक्वल टू क्या अपस्ट्रेस प्लस क्या विस्कस ड्रैग है। अपस्ट्रेस तो चेंज नहीं हो रही है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की लेंथ पे डिपेंड करती है, उसके बेस एरिया पे डिपेंड करती है, उसके वॉल्यूम में, वो वॉल्यूम में पूरा पूरा डूबा हुआ है। सो ये तो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है विस्कस ड्रैग जो वो वेट पे अफेक्ट करे। कैसे? अब सुनना, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो विस्कस ड्रैग को जरा खोलिए, तो यहाँ तो ये अपथ्रस्ट है, प्लस विस्कस ड्रैग है 6 पाई ईटा आर वी। सही है? अब 6 पाई ईटा आर वी में अगर आपने, और फिर सुनिएगा, टेम्परेचर को बढ़ाया, विस्कोसिटी कम, ये रही विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कम हो गई। अब मसला सुनो क्या होगा? विस्कोसिटी कम होगी तो ये पूरा फैक्टर कम हो जाएगा। ये पूरा फैक्टर कम हो गया तो ये इसमें ऐड होके पूरी वैल्यू ये कम हो जाएगी। भाई वेट ज्यादा हो गया, वेट ज्यादा हो गया तो ये वेट ज्यादा होने की वजह से अपवर्ड फोर्स कम हो जाएगी, डाउनवर्ड ज्यादा, तो ये एक्सेलरेट करना शुरू करेगा नीचे। क्या करना शुरू करेगा? एक्सेलरेट। जबकि उसने पहले ही कहा है कि वो टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। समझ रहे हो? बात अजीबो-गरीब है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। कहानी है कि टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होगी, गाढ़ापन कम होगा, पार्टिकल्स दूर-दूर होंगे। अब ये रही विस्कोसिटी। अभी विस्कोसिटी कम करोगे, मान लो, और फर्स्ट थोड़ा किसी और चीज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ विस्कोसिटी कम हो रही है, तो क्या होगा? इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू कम होने का मतलब ये सब कम होगा, ये सब कम होगा वेट से। ये सब कम हो गया, है ना? तो वेट ज़्यादा हो गया, मतलब वेट बढ़ा नहीं, लेकिन चूँकि ये कम हो गया तो वेट ज़्यादा फ़ील होगा। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ वेट ज़्यादा होगी ऊपर वाली वैल्यू से, यानी ऊपर वाली वैल्यू कम होगी। नतीजा ये होगा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी नीचे, रिजल्टेंट फोर्स पैदा होगी नीचे, क्योंकि वेट ज़्यादा है, वो कम है, अपवर्ड। अब रिजल्टेंट फोर्स अगर नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो भाई ये तो बात ही नल एंड वाइड हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी वाली। वो तो कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो फिर तो इसको एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, है ना? अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए यानी एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए मीन्स रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का मतलब है कि ये वेट और अपवर्ड फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। ये कैसे बराबर होंगी? ये सुनो, ये ऐसे बराबर होंगी कि जिस वक़्त आपका विस्कोसिटी डिक्रीज़ हुई, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं 6 पाई आर और वी, इनमें से कोई एक वैल्यू बढ़ेगी, और वो ऐसे बढ़ेगी
ऐसे बढ़ेगी कि इसका जो टोटल इफेक्ट है वो जीरो हो जाए, मतलब टोटल चेन जीरो हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, विस्कस ड्रैग फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि ये इसमें ऐड होगी, कोई इफेक्ट नहीं करेगी, और यही वजह है कि ये वेट के इक्वल रहेगी। क्लियर है? यानी जिस वक्त विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, यहां से आर यानी उसका रेडियस जो ऑब्जेक्ट है वो तो चेंज नहीं होगा, 6 पाई कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा, तो अल्टीमेटली टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, हाई टर्मिनल वेलोसिटी पे चला जाएगा, और जब टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली यानी देखो ये कम हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ गई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, यानी ओवरऑल जो इम्पैक्ट है विस्कस ड्रैग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चीज नहीं आएगा। और ज़ाहिर है जब थ्रस्ट में ऐड होगी तो वही पुराना सम देगा जो वेट के इक्वल था। तो इस तरह से टर्मिनल वेलोसिटी मतलब इस तरह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो ही रहेगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस क्या रहेंगी, वो बैलेंस ही रहेंगी। क्लियर है? आ रही बात समझ? नहीं आई? Yes, sir. स्क्वायर ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इसकी दो तैयारी। अब मैं वर्डिंग में दिखा रहा हूँ, देख लो भाई। ठीक है, अब वर्डिंग में कैसे लिख रहा हूँ? एज द टेम्परेचर एज द टेम्परेचर increases, ठीक है, विस्कोसिटी विस्कोसिटी कम जगह हो जाएगी कम। ठीक है, therefore टर्मिनल वेलोसिटी वुड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज टू मेक अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड वेट। कह रहे हैं? समझ आया? यस, Sir, डन हो गया। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। ये बलून वाला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है। ये बलून है, ग्राफ ऑफ डेंसिटी वर्सेस हाइट वाला ग्राफ है, ये चेक करो। स्टोक्स लॉ, विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, आर्चिमेडेस प्रिंसिपल, इन सब के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, अच्छा जी, क्या कह रहा है? अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम V is placed in a liquid of density rho. The cube displaces the weight W of the liquid. ठीक है, वही वाली बात है जो मैंने उसमें समझाया था, बेसिकली आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। Which of the following gives the magnitude of the upthrust acting on the cube? कह रहा है कि which of the following give the magnitude of the upthrust acting on the cube? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है और लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस करके आ जाता है और वो इस तरह से लिक्विड के अंदर जो फ्लोट कर रहा है, तो उसका जो भी उस पर लगने वाली जो अपथरस होगी, ठीक है, वो अपथरस उसके उसके वेट के इक्वल होगी उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, सो अपथरस जो है वो फ्लोटिंग के केस में वेट के इक्वल होगी। ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी, और जितना वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा फ्लोटिंग के केस में उतना ही डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का वेट होगा। ये तीनों चीजें आपस में सेम होंगी। फिर मैं बता दूं कि जितना, सुनिएगा फिर से, अगर ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को डाला तो कुछ पानी बाहर आया, लेट्स से इतना वाटर बाहर आया, इस वाटर को कहेंगे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, और इसके वेट को कहेंगे वेट ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम। सो इसका निकलने वाले का वेट अगर फर्स्ट करें 10 न्यूटन होगा, ठीक है, 10 न्यूटन होगा, तो जितना ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, सुनिएगा मेरी बात, ये निकलने वाले का अगर 10 न्यूटन होगा, ठीक है, और जिसकी जगह पे ऑब्जेक्ट आया है, तो जितना इसका वेट होगा 10 न्यूटन, उतनी ही की अपथरस होगी। ठीक है, सो अपथरस जो है वो अगर आपकी 10 न्यूटन की है तो वेट भी आपका 10 न्यूटन का होगा, दोनों दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है,
आ रही बात समझ में? अब ये वेट कौन सा है? ये वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, निकाले हुए पानी का वेट है। दिस इज कॉल्ड निकाले हुए पानी का वेट। अब ये अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट करना शुरू करे तो जितना पानी निकला है उसका वेट 10 न्यूटन, अब थ्रस्ट 10 न्यूटन, दोनों इक्वल हैं। तो इस केस में एक और चीज इनके इक्वल होगी, वो होगा जो ऑब्जेक्ट उसकी जगह पर आया है उसका जो वेट होगा वो भी 10 न्यूटन का होगा। तीनों चीजें आपस में इक्वल होंगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? यस सर। लेक्चर देखे हैं ना आप लोगों ने सही से? Yes, जी sir. क्लियर? तो Yes, मैंने sir. मैंने उसमें भी यही बताया था कि आपने जब ऑब्जेक्ट को डाला, वाटर बाहर आया, जो डिस्प्लेस वॉल्यूम हुआ उसका जो वेट था उतना ही वेट 10 न्यूटन का अगर है तो उतनी की अपथरस होगी। ठीक, और अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो जो आने वाला ऑब्जेक्ट है उसका वेट भी उतना ही होगा। सही है? तो इस हिसाब से ये आंसर इसका बनता है डी। क्लियर? आप पढ़ लें। Which of the following give the magnitude of the thrust acting on the cube that is equals to W that is equals to D? क्लियर है? समझ आई बात या नहीं आई? Yes. क्लियर सर। वो आगे, ठीक है आगे चलते हैं, आगे चलें। तो कह रहा है स्टूडेंट यूज अ फॉलिंग बॉल मेथड टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द वेजिटेबल ऑयल। अच्छा अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें अक्सर ये होता है कि आप एक बहुत बड़ी सी ट्यूब ले लेते हैं और उस ट्यूब के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो कि दो जगह पे आप टेप लगा देते हो, थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे टेप लगा लो या रबर बैंड बांध दो या मार्क कर लो ऐसे। ठीक है, इस तरह से आप रबर बैंड बांध देते हो ऐसे करके। ठीक, आप रबर बैंड बांध देते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या करते हैं थोड़ा सा गैप देते हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल लिक्विड ये है ना तो थोड़ा नीचे से रबर बैंड बांधते हैं ताकि वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर जाए। तो बॉल बेयरिंग जब उसमें गिरना शुरू करती है थोड़ी देर तक आगे जाती है फिर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करती है, वो मैंने रीजन बताया आपको। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ ट्रेवल करती है। इस डिस्टेंस को पहले ही मेजर कर लेते हैं, ठीक है, रूलर से या मीटर रूल से। और मेजर करने के बाद जैसे ही वो बॉल बेयरिंग यहाँ पहुंचती है, ये नीचे की तरफ अंदर जा रही होती है, स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं। यहाँ से स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑफ करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं, उसके बाद इसका एवरेज ले लेते हैं। तो हमारे पास एरर जो ह्यूमन एरर उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करने की टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। क्लियर है? आ रही बात समझ? क्लियर सर। अब क्या कह रहे हैं? द बॉल बेयरिंग रीच द टर्मिनल वेलोसिटी। द बॉल बेयरिंग जो है वो हैज रीच अ टर्मिनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर, सॉरी, और यहाँ से वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है। द स्टूडेंट देन पढ़ लेते हैं, ही मेजर द डायमीटर ऑफ द बॉल बेयरिंग। उसने बॉल बेयरिंग का डायमीटर भी मेजर किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि वो डी है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो आर आ जाएगा। ठीक है, और उसको क्या पता करना है? उसने विस्कोसिटी ऑफ द वेजिटेबल ऑयल पता करनी है। पढ़ो, आई स्टूडेंट यूज द फॉलोइंग बॉल मेथड टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द वेजिटेबल ऑयल। उसकी विस्कोसिटी पता करनी है। ही मेजर द डायमीटर ऑफ द बॉल बेयरिंग डी अपॉन 2 इज इक्वल टू आर, वो हाफ कर लेंगे हम लोग। ही ड्रॉप द बॉल बेयरिंग इनटू measuring cylinder containing vegetable oil as shown. The ball bearing reached a terminal velocity. The student then measured the time taken for the ball bearing to fall to 20 centimeter. Give one another measurement needed to determine the viscosity of the oil. एक और कह रहा है कि एक और मेजरमेंट बताओ कि इससे हम उसकी वो निकाल सकें मेजरमेंट। सो भाई 1 नंबर का है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है। उस केस के अंदर जब विस्कोसिटी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूले होते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी पे आपको पता है कि डाउनवर्ड इसका वेट होता है और अपवर्ड इस पे लगने वाली है वो विस्कस ड्रैग होती है। सो हम वेट को इक्वेट कराते हैं विस्कस ड्रैग से। वेट की mg होती है, विस्कस ड्रैग 6 पाई ईटा आर वी होती है, ये फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर आपका मास अननोन है। देखो ना, आपने आपने क्या किया, आपने आर तो कैलकुलेट कर लिया ना, मेजर कर लिया आर, ठीक है, जो उसका रेडियस है उसका स्फीयर का। ठीक है, और वी टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ से आप निकाल लेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है? ये ईटा, दिस इज द विस्कोसिटी। विस्कस के अंदर होता ये, मैंने शायद उस रिकॉर्डिंग के अंदर भी समझाया था कि पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और एक दूसरे को फ्लो कर, जैसे हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। ठीक है, इस तरह वाटर इज मोर विस्कस देन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, उसकी डेंसिटी स्लाइटली कम होती है वाटर से। समझे ये सारी बातें आप? ठीक है, अब चलते हैं आगे। सो अब आपको क्या लेना पड़ेगा इन सारी चीजों में? मास आपको मेजर करना पड़ेगा। देखें, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली ये कैलकुलेशन भी करूं तो इसमें मास मुझे मेजर करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मास ऑफ द बॉल बेयरिंग। ठीक है,
मुझे मेजर करनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। द डायमीटर ऑफ द बॉल बेयरिंग वाज 1.244 मिलीमीटर। अब डायमीटर ये है, इसको डी कर लें। द टाइम टेकन टू फॉल 20.0 सेंटीमीटर वाज 1.3 the seconds. The students the student calculated the value of 5.4 Newton for the viscous drag force on the ball bearing. देखिए इन्होंने viscous drag force भी वो की है। Calculate the viscosity of the oil. चलिए उसने कहा कि विस्कस ड्रैग फोर्स मेजर की, दिस इज 5.6 इंटू 10⁻⁻�5। तो चलिए इससे हम वो निकालते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक बात बता दूं, विस्कस ड्रैग फोर्स का जो हम फॉर्मूला लगाते हैं स्टोक्स लॉ वाला, वो होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। प्रॉब्लम क्या है, इस फॉर्मूले में टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है। तो सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो चूंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जमीन की तरफ आ रहा है, नीचे वाटर में नीचे की तरफ आ रहा है, सो वी कैन यूज S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेयर एवरेज वेलोसिटी इज द टर्मिनल वेलोसिटी व्हिच इज S अपॉन T। और S की वैल्यू कितनी आई है, 20.0 सेंटीमीटर में है, तो इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 1.3 सेकेंड। तो जरा जल्दी से मुझे बताएंगे क्या वैल्यू आ रही है। 0.1538। यार कोई भी नहीं कर रहा, ये कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक बच्ची कर रही, बाकी का भाई जवाब तो दो, क्या हुआ? जी सर 0.15। 0.158। अच्छा किया क्वेश्चन। 0.158 का क्या मतलब है भाई? 0.1538 का मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये आ गई टर्मिनल वेलोसिटी। चले भाई आगे चलते हैं। अब आते हैं आगे। अब क्या रह गया, अब स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है। तो स्टोक्स थ्योरम में आपको पहली विस्कस ड्रैग फोर्स दी हुई है, तो 5.6। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला उठा के आप कॉपी पेस्ट मारे यहाँ पे, तो देखें ये 5, ये आपके पास 5.6 इंटू 10⁻⁻�6 इज इक्वल टू 6 पाई। पाई की वैल्यू रख लीजिए 3.142 मल्टीप्लाई बाई ये n आपका जो है वो अननोन है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई r, इसको डायमीटर को हाफ कर दीजिए 1.24 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टर्मिनल वेलोसिटी 0.154। चलिए यहाँ से ईटा की वैल्यू निकालिए, बताइए क्या आ रहा है। 3.1115 into 10⁻⁻⁵। या अल्लाह, 3.1115। अच्छा भाई बाकी सब लोग ये एक दफा चेक कर लो यार, ये कह रही है 3 पॉइंट कितना 115 इंटू 10⁻⁻⁻5 पास्कल सेकेंड, इसका यूनिट है। मुझे तो ये बहुत ही कम लग रही है भाई, इतनी कम नहीं हो सकती। चेक करें सारे। अच्छा ये वाला ना, हाँ ये रह गया, इसको हम कन्वर्ट कर लो मीटर्स में 10⁻⁻3। चलो अब ये -3 में कन्वर्ट हुआ है ना, तो ये -5 से 2 डेसिमल प्लेस आगे जाएगा, -2 हो जाएगा। चेक करो, चेक करिए, ठीक है चले, यही है। तो इसको आप अब राउंड ऑफ करके, ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना जा रहा है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखें फोन में तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 में दे दीजिए आप, ठीक है। तो आप करेंगे 3.1112 भी कर सकते हैं अगर ये 115 है तो, या अगर आपने राउंड ऑफ 5 में किया है तो फिर वो एक अलग बात है, 3.11 करिए इंटू 10⁻⁻2। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दे दीजिए आप, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चल रहे हैं, एक 3 वाला एक 2 वाला, तो आप दे दें 3 में दे दें। वो कह रहा है द स्टूडेंट रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, ही यूज्ड द सेम ऑयल एट अ लोअर टेम्परेचर। बहुत अच्छी बात है। एक्सप्लेन हाउ using a oil at a lower temperature affected the time taken for the ball bearing to fall 20.0 सेंटीमीटर। देखो एक बात याद रखना, लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, लोअर टेम्परेचर पे उसका फ्लो होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो विल बी इंक्रीज। पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना शुरू करेंगे, ज्यादा ज्यादा फ्रिक्शन होगी पार्टिकल्स के दरमियान, उनकी स्लाइडिंग के दरमियान, तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है लोअर टेम्परेचर में, याद रखना। बहना मुश्किल हो जाता है लोअर टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर पे फ्लो करना आसान हो जाता है, सही है। तो हम अब ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस टू फ्लो,
ठीक है, एट लोअर टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज। तो अब आप ये बात कहेंगे, तो इसका मतलब है कि उसकी जब रेजिस्टेंस टू फ्लो उसका बढ़ जाएगा, यानी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जब विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो उस पर ये होता है कि ऑब्जेक्ट की जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जो जिस पे वो ज्यादा जाना चाहिए, ज्यादा स्पीड उसकी नीचे आनी चाहिए, ज्यादा स्पीड बढ़नी चाहिए नीचे आते हुए, वो ज्यादा स्पीड उसकी नहीं बढ़ सकती। ठीक है, उसकी स्पीड कम होगी। मैं फिर से समझाता हूँ, देखें होता क्या है। देखें इधर समझें, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से नीचे, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। अगर फर्स्ट करें मैं सब हटा दूं, एयर कर दूं, तो ये बहुत तेजी से नीचे आएगा। ठीक है, इस पे जो एयर ड्रैग लगेगी वो बहुत कम लगेगी। लेकिन अगर मैं एयर के बजाय वाटर कर दूं, तो अब इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। पहले अगर इसकी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करा था लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, तो अब अगर मैं वाटर में डाल रहा हूं, तो अब टर्मिनल वेलोसिटी हो सकता है इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हो जाए इसकी 6 मीटर पर सेकंड। तो अब की बार जो इसकी कांस्टेंट स्पीड होगी वो कम वाली होगी, पहले से कम होगी, क्योंकि अब वाटर में डालने से अब इस पे क्या विस्कस ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है? हेलो जी सर। ठीक है, अब क्योंकि ड्रैग फोर्स बढ़ रही, विस्कस ड्रैग बढ़ रही, जिसकी वजह से टर्मिनल वेलोसिटी अब कम अचीव होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब अगर टर्मिनल वेलोसिटी कम अचीव होगी, तो पहले आप इसी डिस्टेंस को 10 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहे थे, अब आप इसी डिस्टेंस को 6 मीटर पर सेकंड से कवर करेंगे। तो बताइए ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, बाद वाले में या फर्स्ट वाली कंडीशन में? बताइए ज्यादा टाइम किस पे लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन, बाद वाले में लगेगा। दिस वन 6 मीटर पर सेकंड, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टर्मिनल वेलोसिटी कम हो गई है। टर्मिनल वेलोसिटी क्यों कम हुई है? क्योंकि आपकी विस्कोसिटी बढ़ गई है। तीनों चीजें लिंक रहती है। नंबर वन, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी लो टेम्परेचर पे। नंबर टू, टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। नंबर थ्री क्या होगा, मैं बताओ, कि ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में। बस खत्म, यही आपने लिखना है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? ठीक है, आओ लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जो लिखना चाहिए आप क्या लिखोगे? एट लो टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर जी, क्या होगा लो टेम्परेचर पे? The has oil has greater viscosity, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अगर उसकी विस्कोसिटी का ज्यादा होगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है, सो द बॉल विल हैव, ठीक है, लेसर टर्मिनल वेलोसिटी। अब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है, तो therefore more time will be required to cover the same distance, ठीक है, 3 मार्क्स लिख लीजिए। Question number 9, January 2025. A free body force diagram for an object moving through a fluid is shown. अब thrust कितनी है? 90 न्यूटन। वेट कितना है? 49 न्यूटन। The mass of the object is 5 kg. The object accelerating upward. अपवर्ड ऑब्जेक्ट जो वो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। Which of the following give the magnitude of the drag force in Newton? This is drag. सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड है। उसकी रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड है, तो इसका मतलब है कि अपवर्ड जो फोर्सेज हैं, ठीक है, अपवर्ड जो फोर्सेज हैं उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और डाउनवर्ड जो फोर्सेज हैं उनका मैग्नीट्यूड कम है। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स के लिए आप देखिए, अपथरस माइनस अपवर्ड को पॉजिटिव कर लीजिए, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव कर लिया। अपथरस माइनस ड्रैग माइनस वेट, ठीक है।
ये खाली ड्रैग बोला है। सो ड्रैग को लेफ्ट साइड पे ले जाइए और ये अपथ्रस्ट माइनस वेट माइनस रिजल्टेंट फोर्स कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब देखिए अपथ्रस्ट की बात करें तो अपथ्रस्ट कितना है 90, वेट कितना है आपके पास 49, रिजल्टेंट फोर्स आपके पास कितना है, रिजल्टेंट फोर्स जो आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ MA होता है। ठीक है, सो ये MA में आपके पास क्या आएगा 5 टाइम्स 4। तो आप देख लीजिए ये कौन सा बन 90 माइनस 49 माइनस 5 टाइम्स 4 सी का करेक्ट आंसर बन रहा है। सही है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, द स्टूडेंट places a hydrometer in a sample of sea water. It's like a thing, it measures the density of water. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है, कह सकते हैं कि डेंसिटी बताता है, बट मेनली इसका जो पर्पज है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सिलेबस में नहीं है आपके। ठीक है, लेकिन ठीक है सब्सिक्वेंटली ये डेंसिटी भी बता देता है। ठीक है, तो चलें आए जरा उसको देखते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट प्लेस अ हाइड्रोमीटर इन अ सैंपल ऑफ सी वाटर, द सी वाटर इज मोर डेंस than pure water. Explain why the vertical position of the hydrometer was higher in the sea water than in pure water. So वो कह रहा है कि यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन पे ये ज्यादा ऊपर क्यों है एज कम्पेयर टू, ये बंदा डूबता नहीं है, उसकी वजह ये कि सॉल्ट वाटर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी इस वाले की कम है, यानी जो ऊपर ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कम है, तो इसलिए इसको ऊपर पुश कर रहा है, अपथ्रस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है, ऊपर पुश करता है। एक रीजन तो हम लोग ये बताते हैं, दूसरा रीजन तो मेन मतलब एक तो अपथ्रस्ट का रीजन है और एक उसका डेंसिटी का रीजन है, ये दो रीजन है। तो नीचे से एक तो अपथ्रस्ट ज्यादा पड़ रही होती है जिसकी वजह से ये ऊपर जाता है, और दूसरा ये कि भाई सॉल्ट वाटर की जो डेंसिटी होती है ये डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे नीचे से जो अपथ्रस्ट पड़ती है, ठीक है, सॉल्ट वाटर में वो अपथ्रस्ट जो है वो ज्यादा बड़ी पड़ती है। आ रही है आपके बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो सॉल्ट वाटर में सुन रहे हैं मेरी बात, समझ रहे नहीं समझ रहे आप? हेलो, अब देखिए मैं आपको और टेक्निकली समझाता हूँ। देखें अगर ये इसमें फ्लोट कर रहा है, जरा मेरी बात समझिएगा, फ्लोट क्यों करता है। एक तो चले इसका ये अपना वेट है डाउनवर्ड, क्लियर है, ठीक है, और एक नीचे से इसका ये क्या है भाई, ये इसका अपथ्रस्ट है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हेलो, अगर ये फ्लोट कर रहा है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब होता क्या है कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड होता है, यानी कि जब इस ऑब्जेक्ट को लाके इसमें डाला गया तो इतने हिस्से का पानी बाहर गया होगा, जो इतने हिस्से का पानी बाहर गया होगा, ठीक है, अगर मैं उसका वेट निकालूं तो उसको वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस कहा जाता है। ठीक है, वो उसका वेट और नीचे से जो अपथ्रस्ट इसको पुश कर रही है ना इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वो फोर्स, ये दोनों आपस में इक्वल होती है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, समझ आ रही? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो जो ऑब्जेक्ट यहां पर मौजूद है उसका वेट भी इन दोनों की इक्वल होना चाहिए, वो वेट भी इनके इक्वल होगा, ये तीनों चीजें आपस में बराबर होंगी। पहला क्या है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या है, वो फोर्स है जो नीचे से पुश कर रही है। दूसरा क्या है, वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस, यानी इतने हिस्से का जो वाटर बाहर गया है उसका जो वेट है वो भी अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। तीसरा पॉइंट, ये जो ऑब्जेक्ट आया है पूरा उस निकले हुए पानी की जगह, इसका जो वेट है, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये भी इन दोनों के इक्वल होगा फ्लोटिंग के केस में। फ्लोटिंग के केस में बार बार कह रहा हूं जी। हेलो, एक बच्ची ने जवाब दिया, बाकी कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा। क्लियर सर। ठीक है, अब आप देखिए अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी और वी। ये अपथ्रस्ट में ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड की डेंसिटी है, ध्यान देना इस बात पे। और यहां पर ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है, यानी ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वो पानी है जो नीचे अंदर है, ये वो वॉल्यूम है जो अंदर है अपथ्रस्ट में, ये बाहर वाला वॉल्यूम कभी भी नहीं आता, ध्यान देना मेरी बात पे। अच्छा, इसको मैं इसके इक्वल कराऊं तो ये हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, क्लियर? इसको भी मैं इक्वेट कर देता हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। यहाँ आएगा वेट की जगह पे आता है मास और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ किसका मास आएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये पूरे ऑब्जेक्ट का मास आएगा। इस इक्वेशन को बेटा मैंने बार बार रिकॉर्डिंग के अंदर एम्फेसाइज किया है, जरा इस इक्वेशन को प्लीज अपने पास कहीं ना कहीं नोट कर लेना, ये इक्वेशन तुम्हें बार बार तंग करेगी। ये इक्वेशन समझ आई आप लोग को? बताइए, जवाब Yes, दीजिए, sir. जी सर। Yeah. ध्यान दीजिएगा।
अब अगली बात सुनिएगा। अब इसी 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 इक्वेशन को एक काम और छोटा सा और करूंगा, ठीक है, गौर से देखिएगा। इसने क्या कहा है, द स्टूडेंट प्लेस अ हाइड्रोमीटर इन अ सैंपल ऑफ सी वाटर, सी वाटर इज मोर डेंसर देन द प्योर वाटर। यहाँ पर फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कम है और इधर जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो ज्यादा है। ध्यान देना इस बात को, ध्यान देना, इतनी गहरी बात है और मैथमेटिकली समझाऊंगा, फिर सोच सकते हैं। अभी तो तुम लोग को मैथ से समझाऊंगा, यूं करके चुटकी में समझ में आएगा, जरा समझना। राइट साइड पे ये दो हाइड्रोमीटर हैं और एक ही जैसे हैं, मतलब एक ही हाइड्रोमीटर है, अलग अलग केसेस में उसको पहले प्योर वाटर में डाला, फिर समंदर के पानी में डाला। सवाल है कि जब प्योर वाटर में डाला तो ज्यादा गहराई में आ रहा है, सी वाटर में डाला तो थोड़ा ऊपर चला गया है, तो क्यों? तो देखो जरा, मैंने ये इक्वेशन बनाई तो राइट साइड पे जो मास ऑफ द हाइड्रोमीटर है दोनों में तो सेम रहेगा, दोनों केसेस के अंदर। जी की वैल्यू तो आप हटा ही देना है, जी तो किसी खाते में नहीं लाए, जी काट दें दोनों तरफ से, निकाल दें जी को, ठीक है, जी किसी काम का नहीं है। अब जरा ध्यान दें, यहां पर गौर से देखिएगा, और इसका मतलब है कि राइट साइड वाला जो वैल्यू है ना हमारी, ये कांस्टेंट है। ये जो राइट साइड वाला हमारा फैक्टर है ना, दिस इज कांस्टेंट, है कि नहीं? यानी इस केस में जो इसका मास है वो इस केस में भी मास यही होगा ना, मास तो चेंज नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट का। तो राइट वाला पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, सारा खेल लेफ्ट वाले का है। लेफ्ट वाले में आइए तो इधर जो है ये डेंसिटी कम है और इस वाले में डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, सी वाटर में। अब इधर देखो, जहां पर, ध्यान देना, जहां पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कम है उसे बैलेंस करने के लिए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज ज्यादा होगा, समझे? यानी इस जगह पर डेंसिटी कम है तो पानी के नीचे जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा इसे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड कहते हैं। नीचे, पानी के नीचे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपको ज्यादा मिलेगा। समझ रहे मेरी बात या नहीं समझ रहे? यानी वाटर ज्यादा डिस्प्लेस होगा, जहां डेंसिटी कम है वहां पानी ज्यादा डिस्प्लेस होगा, ज्यादा गहराई तक ऑब्जेक्ट जाएगा, ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। क्लियर है? और यहां पर क्या खेल है, जरा देखो, ठीक है, यहां पर भी आते हैं, ठीक है, इधर आओ। जब तुम इस वाले पर आओगे तो यहां पर डेंसिटी क्या है भाई, ज्यादा है। जब डेंसिटी ज्यादा है तो राइट साइड वाला तो फैक्टर कांस्टेंट है, उसे बैलेंस करने के लिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमर्ज्ड है यानी पानी के अंदर वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, बोलो? ये वॉल्यूम कम हो जाएगा ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट राइट साइड पे कांस्टेंट ही रहे, ठीक है। तो अगर ज्यादा डेंसिटी बढ़ाता चला जाऊंगा तो जितना पानी के नीचे वॉल्यूम है ये VOI, ये वॉल्यूम मेरा कम होता चला जाएगा और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता चला जाएगा, यानी जो वेट ऑफ द डिस्प्लेस वॉल्यूम है भाई वो कम होता चला जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आया? इन क्लियर शॉर्ट, सर। ये कम करूंगा ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ाऊंगा ये कम हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट राइट के प्रोडक्ट के इक्वल ही आना चाहिए। समझ आया? यस Yeah. सर। ठीक है भाई, बहुत टेक्निकल है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसको सोच समझ के लिखना है इसका आंसर। अब जरा लिखते हैं क्या कह रहा है वो, ठीक है। चलें, लेट्स सी। अब सबसे पहला काम तो ये कि अपथरस के बारे में लिखें कि अपथरस इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, वहां से स्टार्ट करें। अपथरस इक्वल्स टू द वेट ऑफ द हाइड्रोमीटर, ठीक है, ये भी लिख लें। या सबसे अच्छा मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूं, आप वही लिख लें, ठीक है। लिखिए, द अपथरस इक्वल्स, द अपथरस इक्वल्स द वेट ऑफ द, वेट ऑफ द जी हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर के वेट की इक्वल होगी ना अपथरस, ये रहा ना, ये अपथरस है, ये हाइड्रोमीटर के वेट की इक्वल होगी फ्लोटिंग की कंडीशन के अंदर। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, हाइड्रोमीटर है। क्लियर है? अब यस आगे सर क्लियर। अगला पॉइंट आपने क्या कहना है, देखिए। अब वेट ऑफ द डिस्प्लेस वॉल्यूम की बात करनी है, द वेट, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, लिख रहे हो नहीं लिख रहे? इक्वल्स, ठीक है, बराबर है द वेट, द वेट ऑफ द
हाइड्रोमीटर। क्लियर है? हैंस ठीक है, for a smaller volume of sea water, ठीक है, for a smaller volume of sea water needs to be displaced, ठीक है, कम से कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करने के लिए, कम से कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है, हमने ज्यादा डेंसिटी चाहिए होगी इसकी, ठीक है, आ रही बात समझ में? फॉर अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ सी वाटर नीड्स टू बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है, ठीक है, greater density of sea is required. Okay, आ रही बात समझ? Yes, sir. Yes. Next है, calculate the change in the vertical position of the hydrometer when moved from pure to sea water. The height of the hydrometer is, ये रहा, a weight of the hydrometer, यानी weight of the object, density of the pure water, that is density of the fluid, density of the, अरे यार, प्योर वाटर को P लगा देता हूं और डेंसिटी ऑफ नहीं यार, प्योर वाटर को W कर देते हैं और सी वाटर को S लगा देते हैं, ठीक है, और X क्या है भाई, ये X क्या वाला है? हाँ हाँ, उसकी चढ़ाई है, ठीक है, उसकी विड्थ है, ठीक है, तो ये उसकी विड्थ है ना, ये X है, नीचे भी जाहिर है वो इतनी ही होगी, अंडर वाटर भी X ही की वैल्यू होगी। क्लियर है? जो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, आओ चलो जरा करने की कोशिश करते हैं। क्या करें भाई? सबसे पहला काम देखो करना क्या, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले जो मैं समझ रहा हूँ ना, ठीक है, वो हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि चेंज इन द वर्टिकल पोजीशन। अब चेंज इन द वर्टिकल पोजीशन के लिए मुझे सबसे पहले दोनों की पोजीशंस चाहिए होगी, दोनों के वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो अब कहाँ से चलें पड़ेगा? देखो पहली चीज तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है ना वो डेप्थ निकालनी है सबसे पहले, आई नीड टू फाइंड द डेप्थ, ठीक है, और जो मैं समझता हूँ जो प्रैक्टिकली, यानी कि जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, रो जी वी में, इस वी की जगह एरिया इनटू हाइट है, ये हाइट निकालनी है मुझे, ठीक है, दोनों की हाइट निकालनी है और आई थिंक दोनों की हाइट का डिफरेंस ले लेना है। तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे बात को? सवाल 2 बार सॉल्व होगा, अलग अलग डेंसिटी रख के सॉल्व होगा, दोनों की अलग अलग हाइट निकलेगी और दोनों की हाइट का डिफरेंस ले लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, फॉर सबसे पहले काम करते हैं हम, पहले एक वाटर के लिए, यानी कि प्योर वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर प्योर वाटर, और यहाँ पे फॉर सी वाटर। आओ जरा पहले फॉर प्योर वाटर के लिए देखते हैं। सो प्योर वाटर में तुम देखो, अब थ्रस्ट किसकी इक्वल होगी? अब थ्रस्ट जो है वो वॉल्यूम डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट की इक्वल होगी। सो ये हो जाएगा रो जी वी इज इक्वल टू, मैं इसको इक्वेट करा रहा हूँ तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। सो बोथ साइड से जी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो प्योर वाटर है ये मास ऑफ द प्योर वाटर की डेंसिटी हमने W, ठीक है, और ये उसका जो वॉल्यूम इमर्स्ड है उसके लिए हम करेंगे एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट इमर्स्ड, जो भी उसकी हाइट इमर्स्ड है पानी के अंदर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू, और जी तो हमने मिटा ही दिया ना, तो ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, मैं फजूल में मैंने खामखा में ये से कैंसिल कर दिया, मैं डायरेक्ट ये वेट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करा सकता हूँ,
ठीक है, मैं कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में मैं कर ही देता हूँ ये काम, मैं जी दोनों तरफ से कैंसिल करूँ फजूल में, बेहतर है मैं इसको सब्स्टिट्यूट ही करा देता हूँ, जी कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी मुझे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ये गिवन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस वेट को W ही रखता हूँ और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.324। अभी मैं चलो अगले स्टेप में रखता हूँ, अभी रुक जाओ, अभी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया, क्लियर। अब मुझे निकालना क्या है भाई, मुझे ये हाइट निकालनी है। ये कौन सी हाइट है, ये वाली हाइट है यार, ये पानी के अंदर जो हाइट है ये वो वाली हाइट है, इसको आप डेप्थ कहते हैं, ये HOI है, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट O, ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड जो पानी के अंदर है, और ये भी है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड, लेकिन ये फॉर सी वाटर, ये फॉर प्योर वाटर है। ये दोनों निकाली, इनका डिफरेंस के लिए पता चल जाएगा वो कितना ऊपर है, खत्म। समझ आ रही है आपको बात। ये डिफरेंस लेंगे तो देखे ना, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस लेने से आपको ये वाला डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। अगर मैं इस हाइट में से ये वाली निकाल दूं तो मेरे पास ये आ जाएगी, पता लग जाएगा कितना ऊपर है, इससे खत्म। यही तो निकालना है मैंने, ठीक है, यही तो पूछा उसने क्वेश्चन में। आइए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से H निकालूंगा और यहां से ये वेट है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ये क्या लूंगा, डेंसिटी ऑफ द वाटर, प्योर वाटर इनटू एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ G। अब प्रॉब्लम ये है, क्या मेरे पास एरिया मौजूद है? हाँ जी, सर वो कैलकुलेट करना होगा, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? आई थिंक ये एक्स यूज करके। नहीं ना, तो वो क्या उसने बोला हुआ है क्या, वो जो वो है क्या कहते हैं, वो सिलेंडर की शेप का है, कहीं लिखा हुआ है हाइड्रोमीटर, बोला हाइड्रोमीटर होता है सिलेंडर की शेप का, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो एक्स है तो एक्स का आधा आप निकाल लें। अब देखिए एक काम है, अभी एरिया को मैं साइड में बता रहा हूँ, आप चाहे तो फॉर्मूला रख लें। देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, समझ आ रही है नहीं आ रही है बात? यस सर समझ में आ ठीक है, सो अब आप एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रख लें, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी। काइंडली ये सारी वैल्यूज रखिए और सॉल्व करिए। अब आप देखिए वो जो 1.23 दिया हुआ है एक्स की वैल्यू, मेरे ख्याल में उसका हाफ हाफ कर लें तो आपके पास आर आ जाएगा। ये पूरा डायमीटर दिया हुआ है, आई बिलीव। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर Yes, आप ये sir. करने की कोशिश करें तो शायद आपके पास आ जाए। अब आप मुझे कैलकुलेट करके प्लीज बताइए, ये सारी वैल्यूज रखिए। वेट कितना दिया हुआ है 0.324, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर 997 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1.23 है तो उसका हाफ 1.23 इंटू 10 की पावर -2 का हाफ, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आप करें आगे तो 9.81। तो जी अब आप बताइए। Sir, 1.714 multiplied by 10 raised to power -3. ना, गलत आ रहा है आपका, मैंने निकाला है अभी, कैलकुलेट किया कैलकुलेटर में, ये आ रहा है 0.28 0.27। अबे भाई यार ऐसा नहीं करो यार, इतना इतना राउंड ऑफ नहीं करो, 0.2787 आ रहा है, यही आ रहा है 0.2787, यानी 88 भी कर सकते हैं इसको, 0.2788 कर लें आप चाहें तो, 0.2788, ठीक है, 0.27879 आ रहा है ऑलमोस्ट, तो 0.2787। जरा जल्दी से कर लें अब ये काम, और मैं अब ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, वही इक्वेशन, ठीक है, और ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेंसिटी, आपके पास सी वाटर की डेंसिटी होगी, मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी। बस सिर्फ ये चेंज होगा डिनोमिनेटर, बाकी सब वही रहेगा। जी कौन मुझे बताएगा क्या आंसर है? ठीक है, चलिए, अब ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, सो डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास कितनी आ जाएगी, आपकी बार 1025 हो जाएगी।
मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर कितना हो जाएगा 1.23 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 9.81। जी अब की बार कितना आएगा? मेरे ख्याल में 0.2711 डेल्टा एच कर दीजिए 0.2787 माइनस 0.2711। ठीक है, ये 0.0075। ठीक है, आ रही बात समझ में? 0.07523 समथिंग, सो 0.0075 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर मैं उसको 8 के बाद 6 कर दूं तो ये 76 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 0.0075 और किस में आएगा भाई? मीटर्स में आएगा। ठीक है, आप 0.75 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं इसको। इज दैट क्लियर?